चलिए नागरिकता पढ़ते हैं हम लोग। यूपीएससी में पूछा जाता है क्या, उसके आधार पे। तो पहला टॉपिक हम लोग आज नागरिकता से ही शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट दिन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, आपको भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके ऐतिहासिक पक्ष मिलेगा। लेकिन आज हम लोग नागरिकता से शुरू कर रहे हैं। तो नागरिकता, मूल अधिकार, नागरिकता और मूल अधिकार, समता का अधिकार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब नागरिकता देखते हैं क्या है। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। कौन सा भाग? 2। अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। कथन 1, भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग है। फिर है तीसरा नंबर कथन, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं। तो इसमें देखते हैं, कथन 2 जो है वो आपका गलत होगा। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत में नागरिकता अलग अलग नहीं है। जैसे स्टेट की नागरिकता और सेंट्रल की सिटीजनशिप अलग अलग नहीं है। दोनों के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनता है, मोटे तौर पे समझे तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग नहीं है। ब्रिटेन में से ली गई है नागरिकता भारतीय, तो ब्रिटेन में भी नागरिकता कैसी होगी? एकल नागरिकता। लेकिन वहीं देखें अमेरिका का, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है। अब नागरिकता हम लोग कैसे पा सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को नागरिकता या नागरिक कैसे कहा जाता है? तो नागरिकता या नागरिक बनने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला चीज होगा आपका जन्म। जन्म के आधार पर नागरिकता पहला क्या होगा? बर्थ। दूसरा क्या होगा? दूसरा नागरिकता किस तरीका क्या है? वंश के द्वारा। जैसे आपके दादा परदादा यहीं के हैं, ये वंशानुगत चलते आ रहा है, तो वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। तीसरा नागरिकता की व्यवस्था क्या होगी? देशीयकरण द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश में रहता है, वो भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त करना चाह रहा है, तो यहाँ आकर के कुछ दिन उसको रहना होगा और वो एप्लीकेशन दे करके देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करेगा। ये पंजीकरण कहलाता है। अगर आवेदन देकर के आप नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, वो पंजीकरण होगा और भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। एक तरह से देशीयकरण और पंजीकरण लगभग लगभग सेम है। ठीक है। अब आगे देखते हैं पांचवा, तो भूमि विस्तार के द्वारा। भूमि विस्तार कहने का मतलब है, जैसे भारत जो है अभी पाकिस्तान का कोई क्षेत्र को अपने क्षेत्र में भारत में मिला लेता है, तो मान लिया जाए ये क्षेत्र में पाकिस्तान का ये क्षेत्र है और भारत इसको यहां से मिला लेता है। भारत जो है मिला लेता है कहां से?
ये वाला क्षेत्र को भारत मिला लेता है अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो जनसंख्या रहेगा वो अपने आप बन जाएगा किसका, नागरिक, भारत का। ठीक है, तो भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। अब नागरिकता का अंत कैसे होगा, तो पहला नागरिकता का अंत तो कर सकते हैं नागरिकता को त्याग करके। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। ओआईसी कार्ड धारक, ओआईसी कार्ड धारक के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है। ओआईसी कार्ड धारक के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है। तो कथन एक है, ओआईसी कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। ओआईसी कार्ड धारक को कौन सा अधिकार का समानता होता है, तो राजनीतिक, पहला चीज। दूसरा, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट है। वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत के यात्रा कर सकता है। ओआईसी कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश नागरिकों को छोड़कर सभी को जारी किया जाता है। ओआईसी कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सभी के नागरिकों को जा सकता है। तो कौन सी इसमें कथन देख ऑप्शन है, ऑप्शन एक केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। तो कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, ऑप्शन ए जो है सही होगा। देखते हैं ऑप्शन ए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही नहीं है। मतलब ओआईसी कार्ड धारक जो है राजनीतिक अधिकारों की समानता नहीं होती है। ओआईसी कार्ड धारकों को राजनीतिक अधिकार की समानता नहीं। उसके अलावा बाकी सभी कथन सही है। जैसे उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है ओआईसी कार्ड धारक को। उसे भारत में रहने के लिए या पूरा जीवन बिना वीजा की भारत की यात्रा कर सकता है। ओआईसी कार्ड धारक भारत और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों को दिया जाता है। ओआईसी कार्ड किसे दिया जाएगा, तो भारत और बांग्लादेश को छोड़ करके सभी देशों के नागरिकों को। ठीक है, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, सॉरी ओसीआई है, ओसीआई, ओसीआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी नागरिकता, भारतीय विदेशी नागरिकता, ये सब आपको परीक्षा में प्रश्न आता है। चलिए आगे देखें। मूल अधिकार, मूल अधिकार हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें मूल अधिकार पढ़ने से पहले जाने कि इसको पढ़ना कैसे है। तो मूल अधिकार को कैसे करें, तो पहला चीज मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहला चीज इसके साथ में क्या करते चलेंगे,
IQIP। दूसरा, इसमें एक मेथड लागू करेंगे, हार्वर्ड लॉ मेथड। हार्वर्ड लॉ मेथड, मूल अधिकार में हम लोग हार्वर्ड लॉ मेथड से पढ़ेंगे और IQIP करते चलेंगे, मतलब इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इंटरलिंक करेंगे कौन सा क्वेश्चन में कौन सा जगह कौन सा शब्द यूज होगा उसके बारे में। तो मूल अधिकार, भारतीय संविधान में यूपीएससी का जीएस पेपर 2 यूनिट 1 में है मूल अधिकार। जीएस पेपर 2 यूनिट 1, जीएस पेपर 2 यूनिट 1, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषता, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं इसको, मूल अधिकार को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा किन आधारों पर भेदभाव वर्जित है? इंगित कीजिए कि किस प्रकार से के विशेष संरक्षण के प्रत्यय ने इस वर्जित भेदभाव को मर्यादित किया तथा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। तो पहले तो मूल अधिकार अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 के बारे में जानना होगा, अगर जानकारी है तो ही इसका आंसर लिख सकते हैं। मूल अधिकार का कौन सा? अनुच्छेद 15। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है तो आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधान क्या है, उन्हें बताइए। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता क्या किस प्रकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो है बताना। फिर बच्चों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की विशेष विवेचना कीजिए। ये भी आपको, बच्चों के अधिकार संविधान में कहाँ है? तो संविधान में आपको, संविधान में कहाँ मिलेगा? मूल अधिकार में ही। फिर आपको भारत में निजी स्वतंत्रता के वंचित होने के संदर्भ में यथोचित प्रक्रिया तथा विधि द्वारा सुव्यवस्थापित प्रक्रिया में अंतर समझाइए। तो स्वतंत्रता, ये भी आपका अनुच्छेद 19 में है। चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान किस प्रकार समान अधिकार प्रदान करता है। तो समान अधिकार आपको 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। समता का अधिकार, इसी के बारे में आपको लिखना होगा। फिर भारत के संविधान में प्रतिष्ठित पति धर्म के ऊपर मत प्रस्तुत कीजिए। क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता। अब आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र संकल्पता से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है? भारत में फिल्मी अभिव्यक्ति के रूप में अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों चर्चा कीजिए। देखिए, फिल्में जो है, फिल्म जब हम देखते हैं तो उसी के अनुकूल, फिल्मों के अनुकूल ही हमारे मन में एक मानसिकता या पूर्वाग्रह बनती है। हमारे मन में एक मानसिकता आती है और हम उसी फिल्मों के आधार पे कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं के कारण ही फिल्में जो है, आपको कहा गया है कि वो मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी और अनुपयोगी होगा। ठीक है, फिर है आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का आधार स्तंभ क्यों माना जाता है? हम लोग यही देखते चलेंगे। शिक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार,
राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है आपकी कोई भी गोपनीय बात या कोई भी ऐसा चीज जो कि आप पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, सभी को नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। तो निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का अंतरंग भाग है। अब देखते हैं मॉडल क्वेश्चन जो है उसका आंसर के साथ। कहता है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार के उद्देश्य एवं महत्व को वर्णित कीजिए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार के उद्देश्य एवं महत्व को वर्णित कीजिए। भारतीय संविधान में जो उद्देश्य और महत्व दिया गया है, क्या क्या चीज का वर्णन करना है। संविधान में मूल अधिकार के उद्देश्य क्या है और महत्व। तो देखते हैं। तो पहला लाइन लिखेंगे, उन मूल्यों का संरक्षण करना जो एक स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य है। उन मूल्यों का संरक्षण करना जो एक स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य है। कुछ विषयों का राजनीतिक मतभेदों तथा राज्य के प्रतिक्रियाओं की शक्ति से परे रखना। इसका उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, दोनों हम लोग लिखेंगे इसमें। नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो मौलिक अधिकार अगर नहीं दिया जाए किसी भी व्यक्ति को तो उसका बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। अब बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास कैसे रुकेगा, तो पहला चीज बौद्धिक विकास कैसे रुकेगा ये बता सकते हैं। बौद्धिक विकास, तो पहला चीज तो आप लोगों में से बहुत से लोग पता ही नहीं होगा बौद्धिक विकास होता कैसे। तो बौद्धिक मतलब आपका बुद्धि का विकास। अब बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब आप स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, सोचने के लिए स्वतंत्र हो, बोलने के लिए स्वतंत्र हो, पूछने के लिए स्वतंत्र हो, तभी ना आप सोचिएगा। तो इन सब की स्वतंत्रता अगर किसी भी देश में नहीं है तो वहां बौद्धिक विकास व्यक्ति का नहीं हो सकता है। और भी कई चीज हो सकते हैं। तो बौद्धिक विकास कहता है नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नैतिक विकास भी आपकी होनी चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी होनी चाहिए। तो हमारा संविधान जो है बौद्धिक, नैतिक और कौन सा, आध्यात्मिक विकास का महत्व को समझता है। और ये आपका बौद्धिक विकास कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा, अनुच्छेद आपका 14 से लेकर के अनुच्छेद कहां तक, 19 तक। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 19 तक मिलेगा, आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। अब अनुच्छेद 19 के बाद आध्यात्मिक विकास कहां से होगा, तो अपने आत्म अध्यात्म को जानने के लिए आप देखेंगे कहां आपको दिया गया है। तो निवारक निरोध, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका नैतिक विकास के लिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 जो है वो आपको देता है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अब दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दे रहा है तो इसको हम लोग नैतिक कैसे मानेंगे। तर्क तो यही है पहली चीज कि नैतिक कैसे कहेंगे इसको कि नैतिक दे रहा है। तो ये किसी भी व्यक्ति का जिम्मेवारी होती है, ये आपका एक आचरण होनी चाहिए कि नैतिक पहले होते क्या है नैतिकता, तो ये सही चीजों को किसी भी मानव में उचित अनुचित ठहराने का एक, उचित और अनुचित को समझने की एक प्रक्रिया ही नैतिक है। उचित और अनुचित समझने की एक प्रक्रिया ही नैतिकता है, जिसमें हम लोग नैतिक में उचित बातों पर चर्चा करते हैं और अनैतिक जो बातों पर चर्चा नहीं करते हैं, अनुचित बातों पर चर्चा नहीं करते हैं। तो उचित क्या होगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्त पिटाओगे
उचित क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं तब उसे तुरंत अदालत के समक्ष पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने आवर में पेश करना होगा, तो 24 घंटा। किसी को हम लोग पकड़ करके ऐसे ही नहीं रख सकते हैं, बंदी नहीं बना सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होगी। गिरफ्तारी के कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। अब आध्यात्मिक में देखा जाए क्या आएगा आध्यात्मिक में, तो आध्यात्मिक क्षेत्र हम लोग उसको कह लेंगे जहाँ की धार्मिक कार्य, धार्मिकता, भारत में धार्मिकता है जैसे धर्मनिरपेक्षता, तो यह आपका आध्यात्मिकता का विकास करता है। तो नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मौलिक अधिकार जो है महत्वपूर्ण है। समझ गए। अब तीसरा पॉइंट है एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना, न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की। एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना, न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न करे। तो शोषण के विरुद्ध संरक्षण भी दिया गया है आपको मौलिक अधिकार में। अल्पसंख्यकों का अधिकार का भी संरक्षण किया गया, जैसे अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। एक विधि शासित सरकार की स्थापना मतलब नियम के अनुसार चलने वाली सरकार की स्थापना करना। और करना क्यों है नियम के अनुसार चलने वाला, तो नियम के अनुसार चलने वाली सरकार का स्थापना इसलिए करना है ताकि कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी अपनी ताकत दिखा करके दूसरे के अधिकार का हनन ना करे। ठीक है, यही कहा गया कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके। तो भारत में यही होता है, अल्पसंख्यक का शोषण नहीं किया जाता है। लेकिन यही देखें पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक लोग हैं। तो क्या वहां हिंदुओं को भारतीय स्वतंत्रता जितना, हिंदू को भारत जितना स्वतंत्रता है? नहीं, वहां आप स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं। इजराइल, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, ये सभी देशों में भारत जैसे स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है। फिर आगे चलते हैं। न केवल भारत में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा तथा नागरिकता को समानता प्रदान करना, वरन यह उद्देश्य भी है कि व्यवहारिक नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता का एक निश्चित मापदंड निर्धारित किया जाए। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है कि भारत में रहने वाले नागरिकों की सिर्फ सुरक्षा नहीं किया जाए और नागरिकों को समानता प्रदान करना नहीं, यह उद्देश्य भी है कि व्यवहारिक नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता का एक निश्चित मापदंड हो। समझ रहे हैं, भारत का मौलिक अधिकार का क्या उद्देश्य है, तो वो सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों को ही यहाँ सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, बल्कि यहाँ कोई भी आ जाए, भारत में कोई भी व्यक्ति आ जाए। जैसे आपको NIR का नाम सुने होंगे, फिर OCI, जो भारत में आते हैं विदेशी लोग, उनके भी नागरिकता और उनकी भी सुरक्षा का जिम्मा भारत की होती है। तो ये एक व्यवहारिक नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता का मापदंड का स्थापित करता है मौलिक अधिकार। अब व्यक्ति तथा सामाजिक हित में सामंजस्य का प्रयास, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार असीमित तथा अप्रतिबंधित नहीं है। व्यक्ति और समाज में क्या करता है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति और समाज के हित में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि दोनों में टकराव ना हो।
और यहाँ मौलिक अधिकार असीमित नहीं है आपका, जैसे स्वतंत्रता है आपको बोलने का, बैठने का, घूमने का, संगठन बनाने का, तो आपके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगा हुआ है। जैसे आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप बम बारूद लेकर के नहीं घूम सकते हैं, बम बारूद लेकर के नहीं घूम सकते हैं, ये प्रतिबंध है आपके ऊपर। आप संगठन बना रहे हैं तो संगठन कोई बनेगा तो वो अच्छे काम के लिए आप बना सकते हैं, बुरे काम के लिए संगठन नहीं बना सकते हैं। आपको पता है यह समानता स्वतंत्रता का संरक्षक तथा शोषण का निषेध करता है। मौलिक अधिकार क्या करता है? तो समानता का, स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, और क्या करता है? शोषण का निषेध, शोषण का निषेध करता है, मतलब शोषण नहीं होने देगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता संस्कृति एवं कुछ विशेष वर्गों की संस्कृति के संरक्षण के महान उद्देश्य को धारण करता है। मौलिक अधिकार क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता संस्कृति एवं कुछ विशेष वर्गों की संस्कृति के संरक्षण का महान उद्देश्य को धारण करता है। ये इसका महत्व है। महत्व क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और कुछ विशेष वर्ग की संस्कृति का संरक्षण, इसका महत्व है। ठीक है, अब है संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को समाविष्ट करने के उद्देश्य एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, न कि मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार की। अब विधि शासित सरकार किसको कहते हैं? संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है, तो मूल अधिकारों से संबंधित जो उपबंध है, वो उन उपबंधों को समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या है? कि विधि शासित सरकार की स्थापना करना, ना कि मनुष्यों द्वारा शासित सरकार। तो विधि का शासन मतलब क्या होता है? विधि का शासन, विधि का शासन मतलब, विधि का शासन मतलब क्या होगा? है जानकारी? सोचिए, पढ़ लेते हैं हम लोग बुक में। विधि का शासन, विधि का शासन आखिर है क्या? विधि का शासन सोचिए जरा सा। कहता है मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार से संबंधित उपबंध को सम्मिलित करने का उद्देश्य जो है विधि शासित सरकार की स्थापना करना। मूल अधिकार का जो उपबंध है वो विधि का शासन स्थापित करना चाहता है, ना कि मनुष्य का शासन। जैसे ये नहीं कि मोदी जी का शासन स्थापित करना है, शासन स्थापित करना है कानून का। ठीक है, भारतीय लोग कहते हैं मोदी जी शासन करते हैं, मोदी जी नहीं शासन करते हैं, बल्कि यहाँ कानून का शासन होता है, विधि का शासन। तो विधि से तात्पर्य क्या है? तो विधि शासित सरकार से तात्पर्य है विधि या कानून बाधित व्यवहार, निष्पक्ष न्याय, विशेषाधिकार विहीन स्थिति, नागरिकता को समान एवं समानता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। विधि का शासन का मतलब क्या है? तो विधि का शासन का मतलब है निष्पक्ष न्याय, सभी को न्याय मिलेगा, और वो भी निष्पक्ष। ये नहीं कि भैया आप एसपी हैं तो आपके लिए अलग कानून, हम अगर गरीब हैं हमारे लिए अलग कानून, सभी के लिए समान। तो निष्पक्ष न्याय हो गया। विशेषाधिकार विहीन स्थिति, किसी को एक विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लागू होगा। हर कानून, इंडिया का जितने भी कानून है वो सभी के ऊपर लागू होता है, बशर्ते कुछ दशाओं में भारतीय लोगों जैसे राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में कानूनों से छुटकारा दिया गया है। जैसे वो अपने पद पर रहते हुए, जब वो पद पर हो राष्ट्रपति, तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यह एक दो अपवाद है, उसके अलावा हर एक व्यक्ति के लिए विशेषाधिकार विहीन स्थिति पैदा करता है। कौन? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में विधि का शासन का मतलब क्या है? किसी को विशेष अधिकार ना देना, निष्पक्ष न्याय करना। फिर विधि या कानून बाधित व्यवहार, मतलब कानून के द्वारा आपको रोके जाने वाला व्यवहार, आपको कानून बना देगा। जैसे आपको स्वतंत्रता तो दे दी गई है, भाई आप बोलिए, डांस कीजिए, खेलिए, कूदिए, हर चीज कीजिए, लेकिन कहां तक? ये स्वतंत्रता आपके उस हद तक लिमिट हो जाएगी, बाधित वहां कर दिया जाएगा जहां पर कि आपके बगल वाला को तकलीफ होना शुरू हो जाए। जैसे आपके घर में अगर मैरिज है, मैरिज हो रहा है, आप बहुत तेज लाउड स्पीकर बजा रहे हैं,
स्पीकर आप बहुत तेज बजा रहे हैं। अब बगल वाला को तकलीफ होगा, तब वहां आपका ये स्वतंत्रता है, जो कि आपकी ये स्वतंत्रता कानून द्वारा बाधित किया जाएगा, क्योंकि उससे दूसरे को तकलीफ, दूसरी की भी स्वतंत्रता शांति से रहने की, आप उसकी शांति को भंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कानून द्वारा बाधित है। तीसरा चीज क्या है, तो नागरिकता को सम्मान एवं समानता। नागरिक जो है, भारतीय नागरिकों को सम्मान देना एवं समानता, सभी नागरिक एक समान है और सभी को सम्मान दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई छोटी जाति का है, कोई अशिक्षित है, कोई ज्यादा शिक्षित है उसको ज्यादा सम्मान, कोई कम शिक्षित है उसको कम सम्मान, इस आधार पे किसी को सम्मान या समानता नहीं दिया जाएगा, बल्कि सबको बराबर ही माना जाता है भारत में। ठीक है। अब नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों की अधिकार को क्या किया गया है, सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार को गारंटी कौन करता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को लागू करवा सकता है। ठीक है। विधि का शासन मतलब समझ गए, कहा विधि का शासन का मतलब क्या मतलब है, कानून द्वारा बाधित व्यवहार हो, निष्पक्ष न्याय हो, विशेषाधिकार विहीन स्थिति उत्पन्न हो, नागरिकों को सम्मान और समानता, यहाँ नागरिकता, यहाँ नागरिकों या नागरिकता भी लिख सकते हैं, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, ये विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष या विधि का शासित सरकार। ठीक है। अब मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार से क्या तात्पर्य है, किसको कहेंगे भाई मनुष्य द्वारा संचालित सरकार, मनुष्य द्वारा संचालित सरकार किसको कहेंगे आखिर, तो कहता संसदीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। कहता संसदीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बढ़ जाता है, कब, जब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और विधानमंडल में बहुमत होने के कारण सरकार जो है जनता के विरुद्ध कार्य कर सकती है, वे ऐसी विधियां बना सकते हैं जिससे जनता के अधिकारों का हनन हो। कहता क्या है, मनुष्यों द्वारा संचालित सरकार से क्या तात्पर्य है, तो आप भारत में क्या है, भारत को ही ले लिया जाए तो भारत में निर्वाचन के द्वारा लोगों को भेजा जाता है संसद में, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है इंडिया में, तो संसदीय शासन प्रणाली में नागरिकों को स्वतंत्रता जो दी गई है, हमें भारत में जो स्वतंत्रता है, उन स्वतंत्रता के ऊपर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब वो खतरा कैसे उत्पन्न होगा, जैसे आप किसी ने एक नेता को भेज दिए, या कोई भी आपका पार्टी जो है, कोई भी एक पार्टी आपका जीता और जीत करके बहुमत हासिल किया, क्या बहुमत हासिल किया, और उस बहुमत के द्वारा, बहुमत से वो अपना सरकार का गठन करेगा सरकार का, और वो सरकार का जब गठन करेगा तो पूरी मत तो उसको मिला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि वो आपके विरुद्ध ही कानून बनाने लगे, आपके विरुद्ध कानून बनाने लगे, तो वो व्यक्ति का सरकार हो गया, वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है। अब उस पर कोई रोक लगाने वाला होना चाहिए, तो रोक कौन लगाएगा, संविधान में कहा गया है, लिखा गया है कि भाई इधर नहीं जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना, ये किसी एक व्यक्ति का या किसी भारतीय नागरिक का अधिकार है। जैसे अगर बना दिया जाए कानून, अभी कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी अगर आए कानून पास कर देता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, तो वो एक मनुष्य का अपना, एक मनुष्य द्वारा संचालित सरकार का कार्य है। लेकिन वही जब विधि का शासन होगा तो वहां पहले से ही लिखा हुआ है, एक संविधान में, विधि का शासन में संविधान में लिखा हुआ पहले से ही कि कोई भी मनुष्य कहीं भी जा सकता है। अब जब एक व्यक्ति संसदीय शासन में जब चुना करके कोई व्यक्ति जाएगा, कोई भी व्यक्ति संसदीय शासन में चुना करके जाएगा तो क्या होगा, संसदीय शासन में जब चुना करके जाएगा तो वहां पर लिमिट मिल जाएगा उसको कि भाई इस पे कानून बनाने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप कानून
बना सकते हैं। इसलिए मनुष्यों द्वारा संचालित शासन सरकार की व्यवस्था नहीं किया गया, बल्कि विधि द्वारा शासित सरकार का गठन भारत में होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य का प्रयास सुनिश्चित करता है। क्या करता है? व्यक्तिगत और समाज, व्यक्तिगत और सामाजिक हित में सामंजस्य तालमेल बैठाने का काम करता है। मूल अधिकार क्या करता है? तो कि व्यक्तिगत हित मतलब व्यक्ति का एक हित और समाज का हित में तालमेल बनाता है। कौन सा चीज? मूल अधिकार। अब इसका व्याख्या करेंगे तो पहला खंड में लिखेंगे मूल अधिकार का संक्षिप्त उद्देश्य हम लोग लिख देंगे 20 से 30 शब्दों में। फिर लिखेंगे द्वितीय खंड व्यक्तिगत हित जैसे समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, सामाजिक समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, राज की नौकरियों के लिए सभी को सामान्य अवसर, अस्पृश्यता एवं उपाधियों का अंत। फिर सामाजिक हित, सामाजिक समानता में सबको समान मानते हुए राज्य स्त्रियों तथा बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। सामाजिक समानता में लिखेंगे तब क्या होगा कि सामाजिक समानता में सबको समान मानते हुए राज्य स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष नियम बना सकता है। ठीक है। अब स्वतंत्रता का अधिकार, तो व्यक्तिगत हित, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता, समुदाय एवं संघ बनाना, भ्रमण करना, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, जीवन और शरीर संरक्षण, बंदीकरण से संरक्षण की स्वतंत्रता। ये आपका व्यक्तिगत हित है, किसी व्यक्ति विशेष का हित होगा। अब सामाजिक हित, तो स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। राष्ट्रीय हित एवं सार्वजनिक हित की दृष्टि से संसद कोई भी नियम बनाकर स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है। स्वतंत्रता जो मिला है आपको वो सीमित है, असीमित नहीं है। अनलिमिटेड स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। संसद जो है नियम बना करके स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर दे सकता है, लिमिटेड बना दे सकता है। कोई भी नागरिक जैसे समुदाय या संघ का गठन नहीं कर सकता जिसका उद्देश्य राज्य के कार्य में बाधा उत्पन्न करना हो। अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार शत्रु देश के निवासियों पर लागू नहीं होते। ठीक है। अब हम लोग अगले दिन देखेंगे और भी इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को।